क्वेश्चन में दिया हुआ था A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स एंड B इज डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो A का कॉन्सेंट्रेशन है ये हो जा रहा है 4 टाइम्स से, B का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हो जा रहा है 1.2 B। तो चलिए यहाँ पुटअप करके देखते हैं। पुटअप करने पर हमें पता चलेगा कि जो रेट है, रेट इज इक्वल्स टू है हमारे पास A की जगह में हमें रखना है 4A, B की जगह पे रखना है 1.2 B का पावर 1/2 है बाय 4। अब देखिए यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4A, B स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, अपॉन में 2 का देखिए स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो रेट में कोई भी चेंज यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, इनिशियल जो था अभी भी वही है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है। तो रेट में अगर मान लीजिए ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ टाइम्स हो जा रहा है, तो इस केस में हमारा ओवरऑल रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो रेट विल रिमेन एज इनिशियल रेट। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है समझने में कि ये कैसे हुआ, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ a + 2b इज इक्वल्स टू 2c + d। हमारे पास a + 2b कन्वर्ट हो रहा है 2c + d में। इसमें रेट जो है, रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा k × a की पावर 1। यहाँ पे कुछ नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो b की पावर में 2। इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। इसके बाद अगर a 4 टाइम्स हो जा रहा है एंड b जो है वो हाफ टाइम्स हो जा रहा है, तो 4a लिखा जाएगा एंड हाफ b लिखा जाएगा। हाफ b के पावर में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो b का स्क्वायर एंड साथ ही 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4, यहाँ पे 4 आ गया, 4/4। तो रेट इक्वल्स टू a, b की पावर यहाँ पे देखिए स्क्वायर बच जाएगा, जो कि पहले भी हमारा वही रेट एक्सप्रेशन था। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। ट्वाइस, हाफ, अनचेंज्ड, 1/4 ऑफ द रेट। तो इसमें से हमें क्लियरली पता है कि हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनचेंज्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या करता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टू हेल्प अटेन इक्विलिब्रियम इन अ शॉर्टर टाइम, या फिर टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन सच अ वे एज टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर बोथ 1 और 2। देखिए कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, अगर रेट इंक्रीज हो जा रही है तो फॉरवर्ड की भी हो सकती है और वो बैकवर्ड की भी हो सकती है। और इसमें देखिए पहला ऑप्शन में दिया है टू हेल्प अटेन इक्विलिब्रियम इन अ शॉर्टर टाइम, मतलब कि हमारा जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ होने वाला है। साथ ही ऑप्शन बी देखिए, टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, या कहा जाए कि रिएक्टेंट्स को वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है ताकि रिएक्शन ईजिली हो पाए। थर्ड, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन सच अ वे एज टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमें ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारा इक्विलिब्रियम को बहुत जल्दी शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड होगा और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगा, ऐसा बोला जा रहा है। बट ऐसा फिजिबल नहीं है, मतलब कि ये चीज़ ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रखा कैटलिस्ट है उसका काम क्या है। अगर वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है तो सेफ और सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिएक्टेंट भी हो सकता है हमारे पास ज़रूर ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर कोई इक्विलिब्रियम वाला केस आता है तो उस केस में क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट हमें दोनों ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा के देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रोडक्ट को बढ़ा के दे। ठीक, जब वन साइडेड की बात हो कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा हो, या फिर रिएक्शन को कहा जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है
उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को वो इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेसेस। X is converted into Y. Reaction is said to be in equilibrium when, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट्स दिए। A X से Y में कन्वर्ट हो रहा है, Y वापस से X में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओनली 10% कन्वर्जन X to Y टेक्स प्लेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ 10% कन्वर्जन होगा। सेकेंड, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ X to Y टेक्स प्लेस, कि X से Y का जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ X to Y इज ओनली 50% कंप्लीट, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ X to Y इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ Y to X। इसको चलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम जब भी एक रिएक्शन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, वापस से बी कन्वर्ट हो रहा है ए में। ठीक है, ये हमारा हो गया रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए जब बी में कन्वर्ट हुआ, ठीक, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। बी जब ए में कन्वर्ट हुआ तब ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये हमने 1 मोलर लिया था तो टोटल बी में कन्वर्ट हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा पूरा बी में कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे बट क्या होता है कि ये 1 मोलर है तो ये स्टार्टिंग में 0 होगा, ये मान लीजिए 0.5 हो जाता है तो ये भी 0.5 होगा। बट हमें ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए 0.6 हो रहा है तब ये 0.4 रहेगा। ठीक है, साथ ही जब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसके कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। साथ ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.6 है, 0.4 है, दोनों लेवल में नहीं है, मीन्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, तब भी ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि दोनों की अमाउंट इक्वल है, दोनों यहाँ पे सिर्फ इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सिर्फ इस चीज़ की गारंटी देता है, ना कि ये कि हमारे पास जितना कॉन्सेंट्रेशन में हमने लिया था दोनों इक्वली हाफ हाफ हो जाए, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। बट अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता है तब हमारा ये जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन की अमाउंट है वो फिक्स्ड हो सकती है, किसी भी कंप्लीट भी हो सकती है या फिर 0.5 और 0.5 में आगे रुक भी सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ X to Y इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ Y to X इन द सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला समझ में आ गया हो तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्स करते जाइए। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आप लोग लिखें। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द केमिकल रिएक्शन N2+3H2 इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2NH3 एट इक्विलिब्रियम। स्टेट whether equal volume of N2 and H2 are reacting, या equal masses are reacting, the reaction has stopped, या the same amount of ammonia is formed as is decomposed to N2 and H2 at the same time। ये भी हमारा इक्विलिब्रियम का केस है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखिए नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों इक्वल वॉल्यूम में है ही नहीं। N2 की जितनी भी वॉल्यूम हो रहेगी हाइड्रोजन की जस्ट उससे 3 टाइम्स ज़्यादा रहनी चाहिए। देन इक्वल मासेस ऑफ N2 एंड H2 आर रिएक्टिंग। इक्वल मासेस हम नहीं कह सकते क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स देखिए, नाइट्रोजन की 1 मोल है, हाइड्रोजन की 3 मोल है, और दोनों ही इक्वल नहीं है बाय मास।
और रिएक्शन है स्टॉप्ड, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम के केस में रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। लास्ट में जिस रेट से अमोनिया फॉर्म हो रहा है उसी रेट से N2 और H2 भी डिकम्पोज हो रहा है, ये कहा जा सकता है।